Good morning, children. How are you all? Studying proper? I hope all are going well. Okay, last class is what I taught you. भाषा. भाषा क्या है? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो जो भी हम अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए, जो भी हमें कहना है, देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसको व्यक्त करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए, या दूसरा क्या कहना चाहता है उसको सुनने के लिए जो आवाज़, जिस आवाज़ का हम प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो लास्ट क्लासेस में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये तो हो गई भाषा की बात। और उसके लिए हमने कुछ चिन्ह बना लिए थे कि ऐसे लिखेंगे तो इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे और ये समझेंगे। अगर लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे तो ये क होगा और ये ख होगा, और अगर ये सिंबल है तो हम उसका प्रोनाउंस ऐसे करेंगे। जब भी हम देखेंगे कोई एक लाइन है, उसके लेफ्ट हैंड साइड राउंड है और राइट हैंड साइड एक हैंड की तरह कुछ लटका है, मतलब इस सिंबल को देख के हम पता करेंगे कि ये क है और हमें इसे क लेटर बोलना है। तो ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया। तो जब हमने चिन्ह बना लिए, मार्क तो बना लिए कि इस मार्क को हम इस तरह प्रोनाउंस करेंगे, उसके बाद क्या हुआ, वर्ड आया था, ठीक है। वर्ड आया, वर्ड को कैसे बोलना है, लेकिन किसको कहाँ बोलना है, उसके लिए हमें व्याकरण में हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। और वो होगा वर्णमाला। क्या होगा? वर्णमाला, कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो जब हमने चिन्ह बना लिए तो हमने फिर कॉन्सोनेंट्स बनाए, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स बनाए। तो वर्णमाला क्या है? वर्गों की माला, यानी वर्णमाला। वर्गों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। 33 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 33, ठीक है। 11 को क्या बोलते हैं? 11। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, वावल और 33 व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये वर्णमाला क्या है कि हमने चिन्ह तो बना लिए कि ऐसा चिन्ह रहेगा, ऐसा मार्क रहेगा तो क होगा, ऐसा होगा तो ग होगा, लेकिन उसको सही ढंग में जो व्यवस्थित किया गया है, सही ढंग से जो अरेंज किया गया है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि क के बाद ख ही आएगा, अ के बाद आ ही आएगा, ई के बाद बड़ी ई आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि अ हमने लिखा और फिर री लिख दिया, फिर ए लिख दिया, वो गलत ढंग था, ठीक है। इसी तरह आपके वर्णमाला में, मतलब कॉन्सोनेंट्स में, क के बाद ख आएगा और ख के बाद ही ग आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने क, च, ट, ख, ग, घ अपनी मर्जी से लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह तो हर इंसान जिसको जो समझ में आएगा वो लिखेगा, तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे, सब मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए हमने स्वर और व्यंजन को एक सही क्रम में रख दिया, ठीक है, सही से अरेंज करके रख दिया, उसे हमने वर्णमाला कहा, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में 11 वावल्स और 33 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। वर्ण के दो भेद हैं, वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो वर्णमाला में दो टाइप की वर्ण होते हैं, एक स्वर वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो जो शब्द हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, जो आवाज़ हम निकाल रहे हैं, उसको बोलने के लिए जब हमें किसी और शब्द की ज़रूरत न पड़े, किसी और आवाज़ की सहायता की ज़रूरत न पड़े, उसे हम स्वर कहते हैं, ठीक है। उसे हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? मैंने क्या बोला? स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है। 11 स्वर है ना हमारे पास, अ, आ, ई, उ करके है ना, ठीक है। तो उसे ही हम एक्स्ट्रा बोल दिया। ओके, तो हमने पढ़ा कि स्वर जो होते हैं टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। अ से लेके आहा तक ऑलरेडी आप लोगों को पता है,
छोटी क्लास से पढ़ रहे हो। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण में सबसे कम समय लगता हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो जो स्वर हमें प्रोनाउंस करने में बहुत ही कम समय लगता हो, जैसे कि अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर होता है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर वो है जो ह्रस्व स्वर से बोलने से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, जितने भी सेकंड नंबर के लेटर हैं ना बड़े वाले, वो सारे दीर्घ स्वर होते हैं। ओ, औ, क्योंकि इनको बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर वो है जिसके उच्चारण में हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। उसका प्रोनाउंस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अभी प्लुत स्वर का प्रयोग केवल उच्चारण में किया जाता है, ठीक है। अभी प्लुत स्वर जो है उसे हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, सिर्फ उच्चारण करने में हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि ओम, रधिया, ठीक है। जब कोई आ की मात्रा वाला चीज़ हमें बुलाना होता है तभी हम उसका उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो हमने स्वर के 3 भेद पढ़े। कौन कौन से पढ़े? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। ओके, स्वर के बाद क्या है कि कुछ और चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्वर के बाद क्या है? कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि हम सिंबल के रूप में यूज करते हैं जब भी कोई वर्ड बनाते हैं। वो क्या है? उसको बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार, अनुनासिक और आयोग वाह। अनुस्वार क्या है? जिसे हम अंक की मात्रा पढ़ते हैं, ठीक है, अंक की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, अंक से अंगूर। वर्ण भी स्वरों के बाद ही आता है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है उसी वर्ण के सिर पर बिंदी के रूप में इसे लगाया जाता है। जैसे रंग, जंगल, संग, तिरंगा आदि, ठीक है। तो जो अंक की मात्रा है उसे हम अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। अनुस्वार को हम अंक की मात्रा कह के छोटे में पढ़ते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जैसे चांद, आंगन आदि इसका चिन्ह होता है, ठीक है। तो जैसे हम चंद्र बिंदु, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। चंद्र बिंदु है तो मैं बोलती हूँ ना कि जब भी किसी लेटर के ऊपर चंद्र बिंदु होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन क, च, ग इस तरह होता है, तो उसे हम ग्रामर लैंग्वेज में अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। आयोग वाह, आयोग वाह क्या है? हिंदी व्याकरण में अनुस्वार एवं विसर्ग को आयोग वाह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो आयोग वाह क्या है? हिंदी व्याकरण में अनुस्वार, अनुस्वार क्या है? अंक की मात्रा। और विसर्ग क्या है? अह की मात्रा, ठीक है। विसर्ग क्या है? अह की मात्रा। प्रातः, ठीक है, प्रातः पढ़ते हैं ना, वो है आयोग वाह। तो जहां भी हम अनुस्वार और विसर्ग दोनों को मिला के ग्रामर में हमने उसको आयोग वाह बोला है, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गई स्वर की बात, ठीक है। हमें कैसे प्रोनाउंस करना है, कौन कौन से स्वर होते हैं, ये हो गया। अभी क्या है? स्वरों की मात्राएं होती हैं जो कि आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। स्वर है, एक तो बोला भी जाता है और उसके हमने कुछ मात्राएं भी बनानी है, क्योंकि उन्हीं मात्राओं को जोड़ के हम नए शब्द बनाते हैं। स्वर और उनकी मात्राएं, स्वरों के निर्धारित चिन्ह होते हैं जो व्यंजनों के साथ जुड़कर उनका स्वरूप बदल देते हैं। ये चिन्ह ही मात्राएं कहलाती हैं। तो ये आप लोगों ने जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो वो
आपको पता है, कई बार आप लोगों ने लिखा भी है, जैसे कि अ जो है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। क प्लस अ क होता है, क्योंकि हम हिंदी में कोई भी जब लेटर प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें अ छुपा रहता है, ठीक है, व्यंजन में। जैसे क, ग, घ, अंत में अ का प्रोनाउंस हो रहा है, तो अ से अनार जो है, ठीक है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। जो स्वरों की मात्राएं शुरू होती हैं वो आ से शुरू होती है। तो आपको पता है आ की मात्रा कैसे होती है, एक लाइन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है द प्लस आ प्लस द प्लस आ, दादा। ई की मात्रा बिफोर द लेटर वन लाइन वन फ्लैग रहता है, तो ग प्लस ई प्लस र प्लस ई, ठीक है। तो ई की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा गिरी। बड़ी ई की मात्रा च प्लस ई प्लस न एंड ई, बड़ी ई, ठीक है, तो वो हो जाएगा चीनी। तो सारे सिंबल आपको पता है, मैंने बहुत बार पढ़ाया है, तो ये तो आसान है आपके लिए, एक बार जस्ट मेमोराइज कर लेना। तो इसी तरह हम बाकी की मात्राएं एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारे सिंबल हैं वो क्या क्या हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। बड़ी की मात्रा है क प्लस बड़ी की मात्रा किताब, छोटी की मात्रा क, छोटी ई की, और की से बन गया है किताब। बड़ी से क प्लस बड़ी की मात्रा कील, कीट। छोटा ऊ क और ऊ कु, कुदाल। कूप, कूल। री कृष्ण, कृपा। जब री की मात्रा लगा दे रहे हैं तो क प्लस ए की मात्रा केला, केशव। आई क प्लस आई की मात्रा क्या होता है, कई। उससे नया वर्ड हमें बनाया कैलाश। ओ की मात्रा क एंड ओ, को, कोयल। औ की मात्रा क प्लस औ, कौवा। ओके, तो ये हो गए आप लोगों के सिंबल्स, ठीक है। और अभी हमने अनुस्वार में पढ़ा ही कि अनुनासिक, अनुस्वार एंड अवयोग क्या है। वो है आपकी अंक की मात्रा, अह की मात्रा, ठीक है, और चंद्र बिंदु, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मात्राएं। ओके, तो हमने अभी क्या पढ़ा, स्वर पढ़ा और स्वर की मात्राएं पढ़ी, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे व्यंजन, ठीक है। व्यंजन भी आप लोगों को पता है, लेकिन फिर से एक बार आपकी ग्रामर में है तो जस्ट एक और रिवीजन हो जाएगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। अभी क्या है, क ख ग घ ङ, जो ये फर्स्ट लाइन का 5 लेटर होता है उसको हम क वर्ग कहते हैं। च से लेके य तक जो है वो च वर्ग हो गया। ट से लेके ट ठ ड ढ ढ़ जो है वो ट वर्ग में आता है। त से लेके न, त थ द ध न जो है वो त वर्ग में आता है। प फ ब भ म प वर्ग में हो गया। य र ल व जो है वो अंतस्थ होता है, ठीक है, अंतस्थ वर्ग में वो आएगा। और षटकोण स, छोटा सा ह जो है वो उष्म वर्ग में आता है, ठीक है। षटकोण सा, छोटा सा ह जो है वो उष्म वर्ग में आता है। और बाकी जो आपका है छत्र, ज्ञ, वो जो है आगे हम पढ़ेंगे, उसको हम संयुक्त व्यंजन में यूज करते हैं, ठीक है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। हमने अभी स्वर पढ़े थे, स्वर कितने टाइप का है, कैसे प्रोनाउंस करना है, उसके चिन्ह क्या होते हैं और चिन्हों का यूज करते हैं तो कैसे नए वर्ड बनते हैं। अभी हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है आपका क से लेके म वर्ग जो है ना, प फ ब भ म, म वर्ग तक जो है ना वो होता है आपका स्पर्श व्यंजन। उसमें टोटल 25 लेटर आते हैं। तो प फ ब भ म जहाँ तक खत्म होता है प वर्ग तक का वो होगा आपका स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हमने क्या पढ़ा था, षटकोण स, छोटा सा ह जो था वो अंतस्थ व्यंजन था। उष्म व्यंजन,
ऊष्म व्यंजन मैंने बोला आपका जो संयुक्त अक्षर से पहले आएगा वो होगा, ठीक है। तो अभी हम स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे। स्पर्श मीन्स छूना, स्पर्श मीन्स छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थल कंठ है, तो ते वर्ग का उच्चारण स्थल दांत है। तो ये क्या बोल रहे हैं, स्पर्श व्यंजन जो है जब भी हम बोलते हैं तो या तो हम गले से आवाज निकलती है, तलवा, तलवा मतलब कि टंग जो हमारा टॉप छूता है वो दांत से बोलते हैं, या लिप्स से उसकी आवाज निकलती है, स्पर्श करता है कुछ, जैसे कि क जब हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज गले से निकल रही है। प लेटर लिप्स से आवाज निकल रही है। त जो है हम ऊपर तलवा जब छूते हैं तो वहां से आवाज आ रही है। च जब हम बोल रहे हैं तो तलवा और दांत दोनों से आवाज निकल रही है, च, छ, ज, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि मुंह के जगह जगह से जो टच होके मतलब कि स्पर्श होके निकल रहा है उसे हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। और ये टोटल 25 होते हैं। ओके, अभी हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। हमने अभी स्वर पढ़े थे, स्वर कितने टाइप का है, कैसे प्रोनाउंस करना है, उसके चिन्ह क्या होते हैं और चिन्हों का यूज करते हैं तो कैसे नए वर्ड बनते हैं। अभी हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है आपका क से लेके म वर्ग जो है ना, प, फ, ब, भ, म वर्ग तक जो है ना वो होता है आपका स्पर्श व्यंजन। उसमें टोटल 25 लेटर आते हैं। तो प, फ, ब, भ, म जहाँ तक खत्म होता है प वर्ग तक का वो होगा आपका स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हमने क्या पढ़ा था, षटकोण स, छोटा सा ह जो था वो अंतस्थ व्यंजन था। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन मैंने बोला आपका जो संयुक्त अक्षर से पहले आएगा वो होगा, ठीक है। तो अभी हम स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे। स्पर्श मीन्स छूना, स्पर्श मीन्स छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थल कंठ है, तो ते वर्ग का उच्चारण स्थल दांत है। तो ये क्या बोल रहे हैं, स्पर्श व्यंजन जो है जब भी हम बोलते हैं तो या तो हम गले से आवाज निकलती है, तलवा, तलवा मतलब कि टंग जो हमारा टॉप छूता है वो दांत से बोलते हैं, या लिप्स से उसकी आवाज निकलती है, स्पर्श करता है कुछ, जैसे कि क जब हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज गले से निकल रही है। प लेटर लिप्स से आवाज निकल रही है। त जो है हम ऊपर तलवा जब छूते हैं तो वहां से आवाज आ रही है। च जब हम बोल रहे हैं तो तलवा और दांत दोनों से आवाज निकल रही है, च, छ, ज, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि मुंह के जगह जगह से जो टच होके मतलब कि स्पर्श होके निकल रहा है उसे हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। और ये टोटल 25 होते हैं। तो हमने अभी अंतस्थ पढ़ा, ठीक है, स्पर्श व्यंजन पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श पढ़ लिया हमने, मतलब कि मुंह में कई कोनों से टच होके जो आवाज़ निकलती है, कभी टंग से, कभी लिप्स से, या हमारे तलवे से या गले से जो आवाज़ निकलती है वो है स्पर्श व्यंजन, और ये 25 होता है। नाउ अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है, अंत, अंत मीन्स अंत, मध्य या बीच स्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है, ठीक है। उच्चारण के समय
जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है। तो अंतस्थ व्यंजन क्या है कि जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं ना तो हमारी टंग मुंह में किसी भी हिस्से को टच नहीं करती है। आप लोग खुद बोल के देखो, य जब बोला कहीं कुछ ज़्यादा टच नहीं हुआ, ठीक है। एक जब हमने आवाज़ निकाली, ना हमने लिप्स ज़्यादा टच किया, नहीं टीथ टच किया। र हल्का सा हमने तलवा टच किया, ठीक है, ऊपर का हिस्सा हल्का सा टच हुआ लेकिन पूरा नहीं। ल, ठीक है, ऊपर हम कर रहे हैं लेकिन बोलते समय वो भी हट जाता है, ठीक है। ल, व, ठीक है। तो मुंह में टंग हम नॉर्मली किसी और मुंह के पार्ट को नहीं टच करते, इसको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें मुंह के अंदर से ही आवाज आती है बिना कुछ टच किए हुए, तो भाग को स्पर्श नहीं करती। ये जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्म। ऊष्म का क्या मतलब है? गर्म, हॉट। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है। तो जब हम ये ऊष्म व्यंजन वाले वर्ड जब हम बोलते हैं ना तो हमारे मुंह से प्रोनाउंस करते समय ढेर सारी हवा निकलती है और वो गर्म हवा निकलती है, ऐसा ये बोल रहे हैं। यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ये 4 हैं, आप लोग भी प्रोनाउंस करके देखो। जैसे श, बड़ा श होता है ना, हम जब श बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से ढेर सारी हवा निकल रही है गर्म टाइप की, ठीक है। षटकोण श। ह, जब हम ह बोल रहे हैं तो मुंह से ढेर सारी हवा निकल रही है, ठीक है, और मुंह के अंदर हमारे गर्म हवा ही होती है, इसी से हम इसे ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा व्यंजन के 3 टाइप्स, ठीक है। स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या है? य, र, ल, व है, और ऊष्म व्यंजन जो है षटकोण स, बड़ा सा, छोटा सा एंड ह है, ठीक है। हमने पढ़ा ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन क्या था आपका? षटकोण सा, छोटा सा और बड़ा सा था, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है ये भी आप लोगों को मैं लास्ट ईयर पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। क्या है संयुक्त व्यंजन? छ, त्र, ज्ञ एंड स्र। छ से छत्री, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी एंड स्र से श्रमिक, ठीक है। क्यों ये संयुक्त व्यंजन क्यों है? क्योंकि ये 2-3 लेटर को जोड़ के एक नया लेटर बनता है। संयुक्त मतलब इकट्ठा। जैसे क प्लस षटकोण स प्लस अ मिल के बना है छ, ठीक है। इसी से इसको हम छ से छाता जैसा प्रोनाउंस नहीं करते हैं। मैंने कितनी बार बोला है, हमें जब छतरी बोलना है तो हाफ क बोलते हैं, छ इस तरह का प्रोनाउंस करना है हमें, क्योंकि इसमें हाफ क है, षटकोण सा है और अ है, तीनों मिलके बनेगा छ। छ से क्षत्रिय। नेक्स्ट वन क्या है? त्र। त्र त जैसा नहीं है, त जो है नॉर्मल त है। त्र में क्या है? त प्लस र प्लस अ है, इसी से वो हो गया त्र, ठीक है। नाउ ज्ञ। ज्ञ क्या है? ज नहीं है, ज जो है वो अलग लेटर है। ज्ञ, ज्ञ में क्या है? ज प्लस य प्लस अ, वो हो गया ज प्लस अ प्लस ज प्लस य प्लस अ हो गया ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। नाउ श। स्र जो है वो कैसे बनेगा? श प्लस र प्लस अ, स प्लस र प्लस अ हो गया स्र। स्र से श्रीमान, स से श्रीमान और स्र से श्रमिक, स्र से श्रम। तो संयुक्त व्यंजन पहले से ही आप लोगों को पता था कि क्या है? छत्र, ज्ञ और स्र जो है वो संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि इसमें 2 व्यंजन मिले हुए हैं, व्यंजन प्लस स्वर मिल के ये बना है, इसी से इसको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं।